मोहन एक गरीब व्यक्ति था जो एक किराए के घर पर रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी निर्मला और 17 साल की बेटी पूजा थी। मोहन मजदूरी किया करता था। कुछ सालों से उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी। गरीबी की वजह से वो अपनी बेटी को भी सही से पढ़ा नहीं पाया था। कुछ दिन पहले मजदूरी करते समय मोहन के पैर में चोट लग गई। उस दिन के बाद वो बीमार पड़ गया और कई दिन काम पर नहीं जा सका। किराया ना दे पाने की सूरत में मालिक कई बार घर से निकालने की धमकी दे चुका था। आज सेठ रंजीत अपने कुछ आदमियों के साथ आ धमका और वो गुस्से में बोला, मैं तुझे वक्त देते देते थक चुका हूँ। मोहन, तेरे ऊपर पूरे 6 महीने का किराया बाकी है। आज या तो किराया दे, नहीं तो अभी और इसी वक्त अपने परिवार को लेकर घर से बाहर निकल जा। मोहन हाथ जोड़ते हुए बोला, आप तो मेरी आर्थिक स्थिति जानते हैं सेठ। मैं एक मजदूर आदमी हूँ। कुछ दिनों से मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ और मेरी पत्नी तो बीमार रहती ही है। मेरे पास तो इस वक्त इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। भला मैं किराया कहाँ से दे पाऊँगा? मुझे कुछ वक्त की मोहलत और दे दीजिए। तो मैं क्या करूँ? मैंने तेरा ठेका लेके थोड़े बैठा है। किराया नहीं दे सकता तो यहाँ से निकल जा। मैंने दूसरा किराएदार रख लिया है। सेठ रंजीत की बात सुनकर निर्मला रोते हुए बोली, ऐसा मत करिए सेठ जी, मेरी एक जवान बेटी है। भला मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम लोग सीधी तरह से यहाँ से निकलते हो या फिर मैं अपने तरीके से तुम्हें बाहर निकालूं। इतना कहकर सेठ रंजीत ने अपने आदमियों से कुछ इशारा किया। इशारा पाते ही उसके आदमियों ने मोहन के घर के सारे बर्तन बाहर फेंक दिए और मोहन को उसके परिवार से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मोहन रो रो कर कुछ वक्त मांगता रहा, मगर रंजीत को उसके परिवार पर तरस नहीं आया। पूरा परिवार सड़क पर बैठ के रोने लगा। तभी एक तेज आंधी का बवंडर उठा और कुछ ही देर में शांत हो गया। अचानक एक व्यक्ति जो दिखने में बड़ा अजीब सा था, मोहन के पास आकर बोला, रो मत, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अचानक उस व्यक्ति को देखकर मोहन उस व्यक्ति को गौर से देखने लगा। कौन हो भाई? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तुम्हें इस गांव में देखा नहीं कभी। उस व्यक्ति ने बहुत ही रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं दूसरे गांव का हूँ। भला इस चिलचिलाती हुई धूप में तुम अपने परिवार को लेकर कहाँ भटकोगे? तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। तुम मेरे साथ चलो। एक पुराना घर है जो बरसों से खाली पड़ा है। तुम चाहो तो उसमें रह सकते हो। मोहन हाथ जोड़ते हुए बोला, लेकिन मेरे पास किराया देने के लिए इस वक्त एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैं तो अपने परिवार का खाने का इंतजाम भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। कोई बात नहीं, तुम जब तक चाहो वहाँ रह सकते हो। मुझे कोई किराया नहीं चाहिए। ठीक है साहब, आओ मेरे साथ। मोहन के पास उस व्यक्ति के बात मानने के अलावा और दूसरा कोई चारा नहीं था। कुछ ही घंटों में मोहन और उसका परिवार
दूसरे गांव में पहुंच गए। वो एक बहुत पुराने घर के सामने खड़े थे। उस घर को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह घर बरसों से बंद हो। मोहन ने देखा वह घर कच्चा बना हुआ था। घर में 3 बड़े बड़े कमरे थे और एक बहुत बड़ा कच्चा आंगन। उस आंगन में एक बहुत पुराना वृक्ष भी लगा हुआ था और पेड़ के पास एक कुआं भी था। मोहन और उसके परिवार को उस घर में बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। उस व्यक्ति ने मोहन को घूरते हुए कहा, आज से इसे अपना ही घर समझो मोहन, और हाँ, रसोई घर में कुछ खाने पीने की वस्तुएं भी हैं। तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहन, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। माफ करना, मैंने तो तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। उस व्यक्ति ने होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट लाकर कहा, मेरा नाम रमेश है। अब मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। इतना कहकर रमेश वहां से चला गया। मोहन थक हार कर एक चारपाई पर बैठ गया। मोहन ने देखा निर्मला और उसकी बेटी प्रीति अजीब सी नजरों से उस घर को देखे जा रही थी। इस दुनिया में जहाँ सेठ रंजीत जैसे दुष्ट भी मौजूद हैं, तो वहाँ रमेश जैसे अच्छे इंसान भी मौजूद हैं। बगैर किसी स्वार्थ के आज की दुनिया में कौन किसी के लिए इतना करता है। रमेश की बात पर निर्मला घूरते हुए बोली, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज के वक्त में बगैर किसी स्वार्थ के कौन किसी के लिए इतना करता है। तुम कहना क्या चाहती हो निर्मला? तुमने देखा नहीं, जब हम घर के बाहर खड़े हुए थे तो यहाँ के लोग दूर से खड़े होकर हमें किस अजीब सी नजरों से घूर रहे थे। और तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे इस घर में एक अजीब सी मनहूसियत टपक रही हो? मोहन, तुम लोगों पर ध्यान मत दो। हमें एक रहने का ठिकाना चाहिए था और वह भगवान ने हमें दे दिया। शाम हो गई है निर्मला, कुछ ही देर में रात हो जाएगी। तुम सब थके हुए हो, सो जाओ। मोहन, निर्मला और पूजा को लेटते ही गहरी नींद आ गई। वो तीनों पेड़ के आंगन में ही चारपाई पर लेटे हुए थे। आधी रात का समय हो चुका था। अचानक मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई घुंघरू पहनकर उसकी चारपाई के आसपास टहल रहा हो। अचानक मोहन को अपने गाल पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ। मोहन चौंक कर उठकर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा था। मोहन ने जब अपने आसपास नजर डाली तो उसकी बेटी और पत्नी गहरी नींद में सो रही थीं। अचानक मोहन की निगाह सामने की ओर गई। उसने देखा अंधेरे में कोई औरत खड़ी हुई थी जिसका कद 7 फुट के आसपास था। उसकी आंखें अंधेरे में किसी बिल्ली की तरह चमक रही थी। उसके बाल बेहद लंबे थे। उसको देखकर मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक वो औरत भागकर पेड़ के पीछे बने हुए कुएं के अंदर कूद गई और एक दिल दहला देने वाली चीख से उस कुएं के अंदर से निकली। चीख सुनकर निर्मला और प्रीति उठकर बैठ गए। यह चीख किसकी थी?
मोहन, पता नहीं निर्मला, लगता है हम किसी गलत घर में आ गए हैं। मैंने एक साथ लंबी, बेहद भयानक चेहरे वाली औरत को देखी। वो भागकर कुएं के अंदर कूद गई। मोहन की बात सुनकर निर्मला और उसकी बेटी पूरी तरह से रोने लगी। निर्मला, मुझे तो पहले ही शक हो रहा था। तुम सही कहते हो, हम गलत घर में आ गए हैं। देखा नहीं यह घर कितना पुराना है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया है। मोहन, तुम सही कहती हो निर्मला, हमें इसी वक्त यहाँ से भाग जाना चाहिए। मोहन ने यह कहा ही था कि अचानक से वही औरत कुएं से निकलकर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो गई। उस औरत का चेहरा बिल्कुल काला और जला हुआ था। उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े भेड़िए जैसे दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। उसके पैर टेढ़े मेढ़े थे। उस औरत को देखकर तीनों चीखने लगे। अचानक उस औरत ने प्रीति को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और अपने लंबे और पैने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। देखते ही देखते वो प्रीति के शरीर का सारा खून पी गई। प्रीति की चीख पूरे सन्नाटे को चीर गई। प्रीति ने वहीं दम तोड़ दिया और प्रीति का मृत शरीर लेकर फिर से वह औरत कुएं के अंदर चली गई। यह देखकर निर्मला जोर जोर से रोने लगी। अचानक से तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। देखते ही देखते वो तेज हवा ने तूफान में बदल गई। ऐसा लगता था जैसे आंगन में लगा पेड़ अभी उखड़कर गिर जाएगा। अचानक से वो औरत फिर से कुएं से बाहर निकली, मगर इस बार उसका चेहरा अलग था। वो चेहरा प्रीति का था, मगर बेहद खौफनाक। देखते ही देखते वो निर्मला को खींचकर कुएं के अंदर ले गई और निर्मला की चीख सन्नाटे में गूंज गई। मोहन चीखता हुआ मदद मांगने के लिए घर से बाहर निकलकर भागा, मगर मोहन ने देखा उसके घर से थोड़ी दूर के फासले पर बहुत से लोग दहशत भरी निगाहों से उसके घर को देख रहे थे। मोहन चीखता हुआ उन लोगों के पास आ गया। मेरी बेटी और मेरी पत्नी को बचा लो। मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी और मेरी बेटी को उस कुएं के अंदर वह खींच लेकर गई। तभी उस भीड़ में से एक साधु निकलकर मोहन के पास आकर खड़ा हो गया। हम सब जानते हैं बेटा, लेकिन हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी बेटी और तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं हैं, और दोबारा वापस अगर तुम उस घर में जाओगे तो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी पत्नी तो तुम्हें मिलेंगी, मगर इंसान के रूप में नहीं, बल्कि चुड़ैल के रूप में। मोहन, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? साधु बोला, बहुत सालों पहले इस घर में वृंदा नाम की एक लंबे कद की खूबसूरत औरत रहा करती थी, जो शैतान की पुजारन थी। शैतान को खुश करने के लिए ना जाने कितने मासूम लोगों की बलि उसने ली थी। उसका एक शिष्य रमेश था, जो अक्सर लोगों को बहला फुसला कर वृंदा के पास लाया करता था। उस जमाने में ठाकुर मंजीत सिंह का नाम इस गांव में बहुत दबदबा था।
वृंदा ने ठाकुर की बेटी को भी नहीं छोड़ा। अपने बेटी की मौत पर ठाकुर बुरी तरह से तिलमिला गया। उसने गुस्से में आकर वृंदा और रमेश को मारकर टुकड़े टुकड़े करके उस कुएं में फेंक दिया। लेकिन मरने के बाद भी वृंदा का खौफ कायम था। इस घर में जो भी रहने के लिए आया वो मारा गया। इस घर को कई बार तोड़ने की भी कोशिश की गई, मगर जब भी कोई इस मकान को तोड़ने के लिए जाता, कुछ देर बाद उसकी लाश मिलती। कहते हैं आज भी उसका शिष्य रमेश लोगों को बहला फुसलाकर इस मकान के अंदर ले जाता है। कहते हैं वृंदा आज भी जिंदा है, मगर अपने शैतानी रूप में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर रमेश अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। आज भी वो पागलों की तरह उस मकान के आसपास अपनी पत्नी और बेटी को पुकारता रहता है।